दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज हम आपको वहीं से वो कहानी शुरू करके दोबारा सुनाएंगे जहाँ पे कल ख़त्म की थी। शफी तूफानी का नया रोल शुरू होता है। इस आज के एपिसोड में आपको बताएंगे कि कैसे 84 के बाद वो आदमी अपना एक मुकाम बनाता है और किन हालात से निकल के चलते चलते 93 के मुंबई ब्लास्ट तक पहुंच जाता है। उसकी दुश्मनी ऑलरेडी डी गैंग के साथ चल रही होती है और वो आदमी कैसे अपना वो बदला लेने के लिए उस ब्लास्ट में, जो बहुत सारे लोग इसकी अपनी कम्युनिटी के भी थे, कच्ची कम्युनिटी के, टाइगर मेमन ये उनके साथी, इस आदमी ने बहुत मेहनत करके अपने सोर्सेस से इतनी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की कि उसके चलते हुए बहुत सारे बॉम्ब ब्लास्ट के आरोपी इस आदमी की मेहनत से पकड़वाए गए। इस आदमी ने इतना काम किया और उसके लिए मुंबई पुलिस इसकी देनदार भी रही है, इसके उस कंट्रीब्यूशन को मानते रहे हैं, जिसको लेके बाला साहब ठाकरे ने वो आर्टिकल लिखा। तो ये सब बातें आज के इस एपिसोड में करते हैं। सुनिए, शुरू करते हैं वहीं से। भिवंडी के कम्युनल राइट्स के बाद मुंबई में क्या हाल था। तो वहाँ से बहुत सारे लोगों का नुकसान हुआ और उसका असर जो था वो मुंबई में हुआ। और जिस इलाके की मैं बात कर रहा हूँ, भिंडी बाजार, मोहम्मद अली रोड, ये ख़ास तौर पे ये इलाका, यहाँ शफी तूफानी रहता था। 25-30 साल के बीच की उम्र होगी तभी उसकी। तो वहाँ पे उस ज़माने में पुलिस वालों के पास 303 की बंदूकें हुआ करते, तो उसकी रेंज बहुत दूर तक जाती थी। तो कहीं से जो लड़के कहीं छत से, चौथी पाँचवीं फ्लोर की छत से, टेरेस से कुछ पत्थर फेंकते थे, जब कुछ करते थे शरारत, तो पुलिस वाले नीचे से गोली चलाते थे, ऊपर जाके लगती थी। बहुत लंबी रेंज थी उस बंदूक की। तो उसी समय शफी तूफानी और इसके साथ मोहल्ले के वो लोग भी टेरेस से खड़े होकर जवाबी फायरिंग अपने देसी कट्टों से करते थे। काफ़ी सारे देसी कट्टे इन्होंने मंगवा लिए, कहीं से बांट दिए अपनी कम्युनिटी के लोगों को। लेकिन कट्टे की फायर का तो एक रेंज होता है, तो वो छतों के ऊपर से, छत रूफ से, टॉप से जंप करते करते, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया, बिल्डिंग्स बहुत साथ साथ में मिली हुई है, बीच में कहीं फर्क भी है तो 1.5-2 फीट का कहीं होता है, तो ऊपर से आप छलांग लगा के एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग तक जा सकते हो। तो वहाँ से इस आदमी ने बहुत सारे यहाँ गोलियाँ चलाइयाँ, वहाँ पे कुछ लोगों को मारा भी। एक ललित नाम का बिजनेसमैन था, कुछ ऐसे कुछ लोग बता रहे थे वहाँ की जब बात हो रही थी। तो करते करते इस आदमी का रॉयट्स तो कंट्रोल हो गए। कुछ दिनों के बाद सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता नॉर्मल हो गई हर जगह पे, लेकिन अंदर जो जख्म थे वो बहुत साल तक दोनों कम्युनिटीज़ के दिल में रहे, क्योंकि नुकसान जब होता है तो दोनों देर का होता है, एक का नहीं होता। तो दोनों धर्मों के बहुत से लोगों का जान माल का नुकसान हुआ और बहुत साल लग जाते हैं उन लोगों को वापस वही हालत में आने के लिए। मेहनत करके नया घर बनाना, घर जला दिए गए, दुकानें जला दी गई, फैक्ट्रियों को आग लगा दी गई। और उसके बाद आज तक भिवंडी खास तौर पे, जिसको लूम कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता था, आज तक उसका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उस लेवल तक नहीं पहुंच चुका है जो 1984 में था। ये जिंदगी का एक हिस्सा होता है, एक पार्ट होता है। तो उस इलाके में शफी
तूफानी का नाम हो जाता है। अब देखिए, छोटी सी ऑर्डिनरी फैमिली में पैदा हुआ आदमी, कोई बहुत पैसे वाला नहीं था। उनके पिता, जिनका नाम दाऊद था, दाऊद तूफानी, वो इनके घर के नज़दीक चोर बाज़ार भी उसके नज़दीक ही पड़ता है। मुंबई का बहुत मशहूर बाज़ार है चोर बाज़ार। दुनिया भर की हर चीज़ आपको वहाँ से मिल जाएगी सेकंड हैंड। तो वहाँ के कॉर्नर पे एक चाकू छुरी बेचने का काम किया करते थे शफी तूफानी के पिता दाऊद तूफानी। और काफ़ी बड़ी फैमिली थी, 3 लड़कियां 3 लड़के, इस किस्म के। उन पूरी फैमिली को वो चाकू छुरी बेच के अपना बिजनेस करते थे, घर चलाते थे। और वहाँ से इतने पैसे तो थे नहीं कि सबको पढ़ाया लिखाया जाता। कुछ बच्चे लड़के जो 3 थे उनमें से थोड़े ठीक रहे, लेकिन सबसे छोटा जो था आरिफ तूफानी, वो गलत रास्ते पे पड़ गया। दारू वारू पीना, नशा भी करना, हथियार भी रखना, मारा मारी करना, मर्डर भी किए, सब किया। लेकिन शफी ने उस किस्म का कोई काम नहीं किया। मुझे ये भी बताया लोगों ने कि वो आदमी कोई नशा नहीं करता था और नशा करने वालों के खिलाफ था। अपने भाई को बहुत बार उसने, मोहल्ले वाले बताते हैं कि बहुत बार पब्लिक में भी पीटा जब वो इस किस्म का नशा करके जा दारू पी के घर पे आ जाता था। लेकिन अब आदत पड़ गई तो क्या करेगा, जान से तो मार नहीं सकता उसको। तो ये एक माहौल था, जिस माहौल से निकल के उस आदमी ने एक अंडरवर्ल्ड के इस फील्ड में अपना एक मुकाम बनाया। और साथ साथ लोकल पुलिस के साथ, एजेंसीज के लोगों के साथ बहुत अच्छा तालमेल बनाया। 1984 के दंगों के बाद तो उसमें इसको अरेस्ट किया गया। अरेस्ट होने के बाद ये पुलिस कस्टडी में, बाद में जेल कस्टडी में। लेकिन किसी तरीके से इसकी एक रिलेशनशिप डेवलप हो गया पुलिस वालों के साथ। और लोग तो यहाँ तक भी कहते हैं कि जब वो जेल में था तो वहाँ से उसको कुछ हर दूसरे तीसरे दिन एक एम्बेसडर गाड़ी उसको लेके आया करती थी और वो अपने घर पे आ जाता था। घर पे आके नहा धो के, कपड़े चेंज करके, खाना खा के, सबको मिल मिला के, तो पुलिस वाले जो आते थे उस गाड़ी में, एम्बेसडर कार में, वो भी खाना वाना वहीं खा लेते थे। तो उनके साथ, फैमिली के साथ टाइम बता के शाम को फिर वापस वो गाड़ी इसको लेके चली जाती थी। ये कोई एक दिन का मामला नहीं है, और दूसरे तीसरे चौथे दिन वो गाड़ी इसको घर पे लेके आती थी। तो ये कोई बड़ी बात भी नहीं है। आपने कुछ हो सकता है को बहुत से लोगों की इंफॉर्मेशन उसने दी हो और हमारी एजेंसीज के लोगों को लगा कि आने वाले दिनों में ये आदमी हमारे काम का हो सकता है, तो उसको कल्टीवेट करते हैं। इसमें कोई बुरी बात भी नहीं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो उसने काम किया वो 92 के जो दोबारा दंगे होते 8 साल के बाद, उसमें किया। इन बिटवीन जो उसकी ज़िंदगी में मोड़ आते, जो कुछ हालात ऐसे बनते हैं कि उसकी बड़े बड़े लोगों से दुश्मनियाँ पैदा होनी शुरू हो गई। सबसे बड़ा पंगा उसका पड़ता है आज़ाद पठान के साथ। इस शख्स ने, शफी तूफानी ने, आज़ाद पठान के लिए कोई काम किया और उसका 80 लाख रुपया उस ज़माने में इसको मिलना था, जो आज़ाद पठान नहीं दे सका। उसकी हालात ठीक नहीं थे, जहाँ देना नहीं चाहता था, क्योंकि वो दुबई में बैठा था, दाऊद इब्राहिम के क्लोज था। और उसको लगा कि मैं दुबई में बैठा हूँ, शफी तूफानी की क्या हिम्मत कि यहाँ पे आके मेरा कोई नुकसान कर सके। तो बात बढ़ते लगी, गाली गलौज हुआ, वो झगड़े हुए, तो दुबई पहुँच जाता है आदमी। तो दाऊद इब्राहिम के साथ मीटिंग होती है, लोग बैठते हैं इनका फैसला करवाने के लिए। तो मीटिंग में ऐसा उसके जो खास आदमी हैं उन्होंने मुझे बताया, जो उसके साथ उठते बैठते थे और उनको पूरी
इस बात की जानकारी है। तो दाऊद ने उस मीटिंग में शफी तूफ़ानी को कहा कि देखो, अभी आजाद पठान की हिम्मत नहीं है इतना पैसा देने की, जब आएगा तो आपको दे देगा, फिलहाल आप इसको भूल जाइए, ये कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। अब देखिए इसका जवाब शफी तूफ़ानी का, दुश्मनियाँ कैसे बढ़ती है। इसने कहा कि ठीक है दाऊद भाई, आपके लिए ये अमाउंट छोटा हो सकता है, लेकिन मेरे जैसे आदमी के लिए ये 80 लाख बहुत बड़ा अमाउंट है। मैंने इसके साथ क्या क्या कोई बिजनेस करना था, काम करना था, वो सब मेरा काम रुक गया। तो अगर आपको लगता है कि छोटा अमाउंट है तो आप दे दीजिए, आप बाद में आजाद पठान से लेते रहना। इस बात से जो बाकी लोग बैठे थे उनको बहुत बुरा लगा कि ये आदमी दाऊद के साथ ऐसे बात कर रहा है। तो वहाँ पे कुछ और तल्खियाँ होती हैं, कुछ थोड़ा ऊंची आवाज़ में बातें होती हैं। तो ये आदमी मौका देख के वहाँ से वापस आ जाता है, क्योंकि वहाँ रह के पंगा लेने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन वापस आके इस आदमी ने मोर्चा खोल दिया डी कंपनी के खिलाफ, सबके खिलाफ काम करना, उनके कहाँ कहाँ सामान आता था, स्मगलिंग का, जो हर किस्म के जो इलीगल काम चलते थे उनकी पुलिस को बताना शुरू कर दिया। प्रॉपर्टी का काम कोई इलीगल चल रहा है तो बीएमसी को बताना शुरू कर दिया। तोड़ फोड़ शुरू हो गई। अब बीएमसी वाले एक्शन लेने लगे तो दुश्मनियाँ और बढ़ने लगी। अब इसके साथ साथ इस आदमी को अपना घर भी चलाना है, अपने वो जो इतने जानवर रखे हुए थे, पशु और पंछी पक्षी, उनका खर्चा भी चलाना है। तो इधर उधर से कहीं से भी हाथ लगता था तो वो पैसे कमा लेता था। उन्हीं दिनों में इसके घर के सामने एक पुरानी इमारत गिरा के नई इमारत बननी शुरू हुई, रीडेवलपमेंट। वो चला रहे थे एक शख्स जिनको सलीम कोबड़ा कहते थे। वो थोड़ा झुक के चलते थे, उम्र भी अच्छी थी। उनसे इस आदमी ने पैसे मांग लिए, जिसको हम एक्सटॉर्शन कहते हैं, कि आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट कर रहे हो, बहुत पैसा कमाना है आपने, तो ये इतना अमाउंट मुझे आप दे दीजिए। वो आदमी पहले तो मान गया, बाद में कोई उसका कोई रिश्तेदार, कोई जान पहचान वाला, उसने कहा कि चिंता मत कर, इससे डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं छोटा शकील को जानता हूँ, तो मैं उनसे बात करवा देता हूँ, तो ये आदमी बीच में नहीं पड़ेगा। ऊपर ऊपर से वो सलीम कोबड़ा वो इसको कहता रहा कि आज पैसे देता हूँ, कल देता हूँ, बंदोबस्त हो रहा है, पैसा आ रहा। दूसरी तरफ उसने शकील से बात कर लिया। ये उन लोगों का कहना है। तो शकील ने कहा कि ठीक है, वो आपको तंग करे तो मेरा नंबर दे देना, उसको बोलना मेरे साथ बात करे। और वही बात हुई। थोड़े दिनों के बाद जब शफी तूफ़ानी ने सलीम कोबड़ा से फिर पैसा मांगा, उसने कागज़ निकाल के दे दिया कि ये छोटा शकील का टेलीफोन नंबर है, उससे बात कर लो। अब ये आदमी देख के परेशान, ये फिर पंगा डी कंपनी से, गुस्से तो नाराज तो पहले से था आजाद पठान वाले केस से। अब ये पैसा कुछ मिलने की आस थी, वो भी नहीं आ रहा, तो और अगेंस्ट हो गया डी कंपनी के। आते जाते गालियाँ देना लोगों को सुना सुना के, तो अपनी भड़ास निकालता रहता। और साथ में छोकरे बहुत थे इसके पास, तो इसका इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते थे, काम करते थे, हथियार लाना करना, छोटे मोटे काम करने। उनमें एक हिमाचल प्रदेश का एक फौजी था, वो कुछ साल आर्मी में लगा के आया था, वो उसके टच में आ गया। और एक अशोक मापला, वो उसके साथ था। अशोक ने बाद में धर्म परिवर्तन करके उसने भी अपना नाम शायद सलीम या असलम मापला रख लिया था। खैर, ये दोनों लड़कों को बोला कि जाके उस कोबड़े को सीधा करके आओ, थोड़ा सबक सिखा के आओ। ये जाते हैं, कुछ और लड़के भी साथ में होते हैं 3-4,
तो जाके उसकी इमारत में जाके उसको घेर लेते हैं। थोड़ी हाथोपाई होती है, वो अकेला आदमी इनके साथ कैसे लड़ेगा, कुछ गाली गलौज हो गया। तो फौजी ने अपना जो उसके पास देसी कट्टा था, हथियार था, वो निकाल के उसको डराने की कोशिश की अपनी तरफ से, लेकिन गोली चल गई और वो लग गई ऐसी जगह पे कि कोबड़े की मौत हो गई उसी जगह। उसके बाद उसकी पत्नी जो भाग के आई कि झगड़ा क्या हो रहा है, उसने देख लिया कि कौन लोग हैं जो गोलियां चला रहे हैं। पता लगा था कि सब शफी तूफानी के आदमी हैं। तो उसने वहीं पे रोड पे खड़ी होके, जिसे हम बद दुआ देना कहते हैं, वो बद दुआ देना शुरू कर दिया शफी तूफानी कि तेरा ऊपर वाला ये नुकसान करे, तेरा कुछ नहीं रहे, जिस तरह मेरे पति को तुमने मारा, तुम्हारा से जो बातें होती। अब दुखी आदमी तो बोलेगा ना। खैर पैसा भी नहीं मिला, लेकिन एक कत्ल हो गया। फिर भाग गए जगह से सब, शफी तूफानी को भी भागना पड़ा। तो काफ़ी देर बाहर रहने के बाद, कुछ हफ्ते, इस सेटिंग वेटिंग लगा के पुलिस वालों को इसने समझाया, जानता तो था सबको कि मैंने कभी मर्डर वगैरह करने की कभी नहीं किया मैंने, वो मेरे बंदे से गलती हो गई और वो गोली चलानी थी किसी और तरफ, वो लग गई इसको। तो इस तरीके से सारी सेटलमेंट करके उन लड़कों को पेश किया गया, हाजिर करवा दिया और बाद में छूट भी गए। और उस चक्कर में इसको भी कुछ दिन जेल में रहना पड़ा। तो इस तरीके से उस आदमी की ज़िंदगी चलती रही। और लेकिन साथ साथ अंदर से जो दुश्मनियाँ होती हैं वो लोग भूलते नहीं। उसके चलते कहा जाता है कि इसको, उसके जो परिवार था और उसके पहले जो आज़ाद पठान से झगड़ा था, उसको लेके इसको घेरने की कोशिश शुरू हो गई। अब पुलिस डिपार्टमेंट में भी हर गैंग के लोग हुआ करते थे, उनसे बातचीत करके सेटिंग करके कि इस आदमी को अभी रास्ते से हटाना चाहिए। और क्राइम ब्रांच ने अपनी पूरी प्लानिंग कर ली। ऊपर के सीनियर ऑफिसर लोगों ने भी इसकी मंजूरी दे दी। अब रमज़ान के दिन थे, 27 दिन के रोज़े कंप्लीट हो गए थे, 3 दिन के रोज़े बाकी थे। जिस दिन इसका एनकाउंटर होता है उस दिन सुबह, उसी दिन इसकी सुबह अपने साले के साथ जामनगर जाने की टिकट रिजर्व थी, गाड़ी की, ट्रेन की टिकट खरीद के रखी हुई थी। और सुबह इसका साला इसको लेने आता है घर पे कि चलिए 4:30-5 बजे गाड़ी का टाइम होने वाला है। तो शफी तूफानी के दिमाग में पता नहीं क्या आया, बोला नहीं, इसकी छोटी बेटी थी एक, कि वो बेटी बहुत जिद कर रही है कि मैं ये ईद जो है उसके साथ मनाऊं और मैं बच्ची का दिल नहीं तोड़ना चाहता। अब देखिए, इस किस्म की बातें वही लोग बता सकते हैं जिन्होंने ये सब कुछ नज़दीक से देखा। और मेरी कुछ ऐसे लोगों से बात हुई जो इसी की बिल्डिंग में रहते थे, घर में आना जाना था, बहुत कुछ आमने सामने बैठ के सुना हुआ है, देखा हुआ। तो उसने बोला आप जाओ, मैं ईद के बाद ही जाऊंगा। और वो साला साहब चले जाते हैं। और इस आदमी की मौत होनी थी उस दिन, इसलिए नहीं गया। 5:30 बजे के करीब जब नमाज ख़त्म होती है सुबह की, बहुत से लोग मस्जिद से अपने अपने एरिया में वापस जाते हैं, बहुत बड़ी भीड़ होती है। तो उस भीड़ के साथ साथ लोगों ने देखा कि उनके साथ सिविल में बिना वर्दी के काफ़ी सारे पुलिस वाले, जो देखा जा सकता था उनके पास हथियार भी हैं, वो भीड़ के साथ साथ उस मोहल्ले में, काजी स्ट्रीट में एंटर करते और एक एक करके वो सब बिल्डिंगों की जो सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ती हैं वहाँ पे तैनात हो जाते। और कहते हैं कि बहुत सारे दरवाजे नीचे से बंद भी कर दिए गए कि आदमी को अंदर से बाहर नहीं आए, बाहर से अंदर नहीं जाए। तो इस आदमी को 15 नंबर बिल्डिंग में
पुलिस ने घेरा डाल लिया। अब इसका तो पुराना रिकॉर्ड था, ये बहुत शातिर किस्म का आदमी था। पहले भी जब पुलिस पकड़ने आती थी तो इसने 15 नंबर बिल्डिंग से 17 नंबर बिल्डिंग में जाने के लिए अंदर अंदर से कोई खिड़कियाँ जो कॉमन होती हैं बाहर, उसके रास्ते से कोई इसने एक चोर रास्ता बना रखा था। तो 15 नंबर बिल्डिंग से 17 नंबर बिल्डिंग में पहुंच जाता था। वहाँ पे 3rd फ्लोर पे उस बिल्डिंग में एक पुराने कारपोरेटर रहा करते थे, बड़े शरीफ आदमी थे। 10 साल 2 बार वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सदस्य रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा रेपुटेशन था। मैं नाम भूल गया उनका, बहुत ईमानदार आदमी थे। तो उनके घर वो बिल्डिंग उसी बिल्डिंग में वो भी रहते थे 20 नंबर, तो 17 नंबर में। तो वहाँ पे एक कमरा था 3rd फ्लोर में रखा हुआ, जिसने अपना कुछ सामान रखा था। तो वहाँ से बुर्का पहन के, जो औरतें पहनती हैं, बुर्का पहन के 17 नंबर से आराम से निकल के चला जाता था। पुलिस वालों को शक भी नहीं होता था कि शफी तूफानी निकल गया। तो उस दिन भी ये आदमी वहाँ से निकल के 17 नंबर जाता, लेकिन जिस आदमी ने भी इसकी पूरा खबर दी थी, खबरी की खबर बहुत सटीक थी, उसने एक एक बात की डिटेल पुलिस को बता रखी थी कि किस बिल्डिंग से जाएगा, कहाँ से बाहर निकलेगा, या ऊपर से किस बिल्डिंग की टेरेस से दूसरी बिल्डिंग में छलांग लगाएगा, वहाँ से कहाँ जाएगा। पूरी घेराबंदी, टेरेस पे पुलिस के लोग सब बैठे थे। और उसके कुछ दिन पहले इसको शक भी हुआ था कि पुलिस वाले काफ़ी घूम रहे हैं सिविल में। तो इसने अपने सोर्सेज को फ़ोन किया कि ये क्या मेरे लिए फील्डिंग लगाई है क्या। तो उन लोगों ने कहा कि नहीं, तुम्हारी बिल्डिंग की साथ वाली बिल्डिंग में एक डॉक्टर मियाँ बीवी थे, दोनों मियाँ बीवी दोनों डॉक्टर, वो रहते हैं। उनके घर में जम्मू कश्मीर से एक फैमिली आके रही है, कश्मीर से। तो हमें उस कश्मीरी फैमिली के ऊपर कुछ शक है, तो उनकी हम कोई जान पहचान कर रहे हैं, आपके लिए कोई ऐसी बात नहीं। इस आदमी को थोड़ा हौसला हो गया कि वाकई पुलिस मेरे पीछे नहीं है, लेकिन इसके अपने लोगों ने ही इसको धोखे में रखा। वो पूरी तैयारी इसी को घेरने की हो रही थी। और उस दिन जैसे ही इसने 17 नंबर बिल्डिंग की टेरेस से जाके छलांग लगाई दूसरी बिल्डिंग पे, वहाँ जाके जैसे ही नीचे लैंड किया तो दूसरी बिल्डिंग ऑपोजिट थी, उसके नीचे बेकरी थी एक, कुछ नाम था अच्छा बेकरी का। उस बेकरी की बिल्डिंग के छत पे दूसरी पुलिस पार्टी थी। इसको गोली मारी गई, पहले छलांग लगाने के पहले गोली मारी गई थी जो इसके पाँव में लगी थी, लेकिन ये कूद गया। तो दूसरी टेरेस से गोली मारी जाती है जो उसकी छत में लगती है, लेकिन फिर भी ये आदमी वहाँ से भाग के दूसरी बिल्डिंग की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था, जहाँ 2nd फ्लोर पे इसको पुलिस ने फिर घेर लिया और एनकाउंटर कर दिया फाइनल। तो ये कहानी थी शफी तूफानी की। आने वाले दिनों में इसी किस्म के और कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।